हेलो बच्चों। हम लोगों ने जो चैप्टर अभी शुरू किया था, हमारी बुक का 23rd जो चैप्टर है वो है मानव श्वसन की क्रिया विधि। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने काफी पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने मानव श्वसन तंत्र की संरचना देखी। उसके बाद जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस तरीके से होती है वो हम लोगों ने देखा। फिर जो लंग्स कैपेसिटी होती है या फुफ्फुसीय धारण क्षमता होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसका जो लास्ट जो पोर्शन बचता है वो हमारा होता है कि एक कृत्रिम श्वसन क्या होता है वो, और श्वसन संबंधित रोग क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेते हैं, रोगों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक लेंगे इसमें वो हम शुरू करते हैं हमारा कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कोई व्यक्ति है, वो कोई रोगग्रस्त हो गया है या समथिंग कोई दुर्घटना हो गई है उसके साथ, है ना। तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है, वैसी सिचुएशन में जो श्वसन उसको प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल जो श्वसन उसको दिया जाता है वो विधि जो होती है, यानी बाह्य श्वसन उसको दिया जाता है, वो विधि हमारी क्या कहलाती है, कृत्रिम श्वसन कहलाती है। बात समझ में आ रही है। इसके आपके बुक में अगर आप देखते हैं तो प्रकार नहीं दिए हुए, लेकिन अगर आप लोग ढंग की किसी किताब को उठाकर देखते हो, अच्छा ब्रीफली आप उस टॉपिक को कवर करना चाहते हो तो उस बुक के अंदर जरूर इसके प्रकार दिए हुए रहते हैं, जिसमें से हम 2 प्रकार अभी देख रहे हैं। इजी है, आप इससे डिस्क्राइब करोगे तो शायद आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिले, है ना। तो देखो, 2 विधियां हैं कृत्रिम श्वसन की, एक तो है सिल्वेस्टर विधि और एक शेफर विधि। ध्यान रखना, दोनों ही विधियां तब रोगी को दी जाएगी जब क्या होगा, नॉर्मल तरीके से जो श्वसन उस व्यक्ति को नहीं आ रहा, जब कंडीशन ऐसी हो कि व्यक्ति यदि क्या हो गया हो, रोगग्रस्त हो गया हो या फिर क्या हो गया हो, दुर्घटना से ग्रसित हो गया हो। आ रही है बात समझ में। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आती है सिल्वेस्टर विधि क्या होती है। नोट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट को चलते चलना, इन्हीं में से कुछ पॉइंट लेके मैं आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो सिल्वेस्टर विधि होती है उसमें एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। और शेफर विधि के अंदर क्या होता है, जो एक व्यक्ति है वो इसको कर सकता है, जो सहायक व्यक्ति होता है वो एक ही कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो सिल्वेस्टर विधि के अंदर जो भी रोगी है उसको कैसे सुलाया जाएगा, ऐसा, मतलब वो सीधा ऐसे इस यहाँ सिर होगा और ऐसे सीधा क्या कर दिया जाएगा, उसको सुला दिया जाएगा। सुला दिया, उसके बाद उसके कंधों के नीचे तकिया लगाया जाएगा, यहाँ पर इस पोर्शन, मतलब मेरे को ऐसे लिटा के और यहाँ पर क्या किया जाएगा, तकिया लगा दिया जाएगा। अगर मेरे यहाँ तकिया लगाया जाएगा इस जगह पे, यहाँ नहीं लगा रहे इस जगह पे, तो मेरी गर्दन क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। तो इस तरह से उस व्यक्ति की, रोगी की क्या हो जाती है, गर्दन ऊंची हो जाती है। फिर है, जब ये गर्दन ऊंची हो गई तो एक व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, किसी रुमाल या किसी की सहायता से उसकी जीभ को क्या करेगा, पकड़ लेगा। जो रोगी होता है, जो लेटा हुआ व्यक्ति है, उसकी जीभ को एक दूसरा अन्य व्यक्ति क्या करेगा, रुमाल वगैरह की सहायता से पकड़ लेगा। समझ आ गया। फिर दूसरा जो व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, जैसे रोगी है, इस रोगी के दोनों हाथों को पहले तो यूं किया, सीधा सीधा करके सीने पर यूं लाएगा, जैसे मैं लेटी हुई हूं तो यूं लाया। और फिर उसके बाद एक अन्य व्यक्ति रोगी के दोनों हाथों को यहाँ लाने के बाद इसको क्या करेगा, दोनों हाथों पे ऐसे ऐसे क्या करेगा, जोर लगाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अंदर जितनी भी भरी हुई वायु जो होगी क्या हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। आ रही बात समझ में। 1 मिनट में लगभग 10 से 12 बार इस क्रिया को क्या की जाएगी, रिपीट की जाएगी। ऐसे दबाया फिर छोड़ा, फिर वापस ऐसे दबाया फिर छोड़ा, फिर दबाया फिर छोड़ा। तो ऐसे करने से क्या होगा, जो रोगी व्यक्ति होगा वो नॉर्मल वापस से क्या करना लगेगा, सांस लेना शुरू कर देगा। तो ये हमारी विधि हो गई सिल्वेस्टर विधि। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो आती है हमारी शेफर विधि। शेफर विधि में क्या होगा, औंधे मुंह लिटाया जाएगा। अभी रोगी को हमने ऐसे लिटाया था, लेकिन अब रोगी कैसे लेटेगा, ऐसे लेटेगा। समझ में आ रहा है। तो औंधे मुंह क्या किया जाएगा, उसको लिटाया जाएगा। फिर है, बाहों को सिर की तरफ रखा जाएगा, यानी ये जो दोनों बाहें होती है वो ऐसे कर दी जाएगी उस रोगी की। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कर दी जाएगी। और फिर एक व्यक्ति क्या करेगा, अब जो व्यक्ति ऐसे करके लेटा है तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो पसलियां होती है और ये जो पीठ होती है, उसको उसको धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसे दबाएगा, है ना, हल्के हल्के हाथों से।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो अंदर की वायु है वो पूरी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, बाहर निकलेगी, है ना। अंदर की पूरी वायु क्या होगी, बाहर निकलेगी। और जो बार बार रिपीटेडली इस तरह से 10 से 12 बार करने पे क्या होगा, वो जो व्यक्ति है वो नॉर्मल क्या करना शुरू कर देगा, सांस लेना शुरू कर देगा। तो ये हमारी क्या है, कृत्रिम जो श्वसन की दो विधियां हैं किस सिचुएशन में दी जाती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब लास्ट जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है वो श्वसन से संबंधित विकार है। और आपकी जो नीट होती है उसके अंदर भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्वसन से संबंधित रोगों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं श्वसन संबंधित रोग जो होते हैं, यानी हमारे जो श्वास से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां मनुष्यों में होती है उसके बारे में। तो आपके बुक के अंदर 6 रोग दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज अस्थमा, सेकंड वन इज श्वसनी शोथ जिसको हम ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, थर्ड हमारी वातस्फीति, फिर चौथा निमोनिया, पांचवी फेफड़ों का कैंसर, छठा सिलिकोसिस जो होता है वो जो रोग होता है, ये श्वसन संबंधित जो है सारे रोग हैं। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लेते हैं अस्थमा या दमा। कई लोगों को क्या होता है, जैसे कि सपोज करो एलर्जी होती है, धूल के कणों से होती है, वो झाड़ू वगैरह निकालते हैं तो उन्हें अस्थमा का अटैक आ जाता है, पराग कण आ जाते हैं, या फिर धुआं होता है, परफ्यूम हो जाती है ना। तो कुछ व्यक्तियों को क्या होती है, इनके कणों से, पराग कण हो गए, धूल के कण हो गए, धुएं के कण हो गए, तो इनसे क्या होती है, उन व्यक्तियों को एलर्जी होती है। एलर्जी होने का मतलब होता है कि कोई भी बाह्य कारक, ऐसा बाह्य कारक जो शरीर के अंदर एंटर करता है, एंटर करते ही हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है ना। और उस सक्रिय होने की वजह से कुछ ना कुछ लक्षण जो होते हैं वो जो शरीर है उसके अंदर प्रदर्शित होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये एलर्जी वाली कंडीशन होती है। तो एलर्जेटिक कोई भी कारण होता है, पराग कण ले लो, कुछ भी धूल कण ले लो, धुआं ले लो, ऐसे कण जब क्या होते हैं, व्यक्तियों के शरीर में आ जाते हैं जिनसे उनको एलर्जी होती है, उनके कणों के अंदर आने से क्या होता है, श्वसनी में सूजन आ जाती है। श्वसनी पता है ना, ये हमारी श्वास नली होती है, और श्वास नली जब फेफड़े के अंदर जाती है तो किसमें डिवाइड हो जाती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्वसनी के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये जो श्वसनी होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से क्या होता है, अत्यधिक श्लेष्मा, श्लेष्मा समझते हो ना, श्लेष्मा का मतलब होता है चिपचिपा जो तरल होता है वो, या चिपचिपा द्रव्य जो हमारा नाक से निकलता है जुकाम के समय, तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्लेष्मा बोलते हैं। तो जो श्लेष्मा होती है उसकी श्लेष्मा के कारण जो है अत्यधिक श्लेष्मा का स्राव होता है, जिसकी वजह से श्वसनी क्या हो जाती है, एक तरीके से ब्लॉक हो जाती है। तो अगर श्वसनी पाइप है, पाइप के अंदर आप जिससे हवा जा रही है उसकी जगह तुम लिक्विड भर दो तो क्या होगा, हवा आ पाएगी, जा पाएगी, नहीं जा पाएगी ना। तो इसीलिए सांस लेने में क्या आती है, तकलीफ आती है। और सूजन की वजह से श्वसनी जो है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये जो है अस्थमा या दमा जिसको हम कहते हैं, है ना, वो होता है। ब्रोंकोलाइटर जो दवाइयां होती हैं वो दी जाती है, एंटीबायोटिक्स होती है वो दी जाती है, ब्रोंकोडायलेटर जो दवाइयां होती है वो दी जाती है। आपने देखा होगा ऐसे एक पंप होता है उसके अंदर गोली को डालकर लेता है, अस्थमा का जो मरीज होता है वो, है ना, वो। तो ब्रोंको डायलेटर दवाइयां होती है वो। फिर आती है श्वसनी शोथ, ठीक है, इसे ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर शोथ का मतलब ही होता है सूजन। तो श्वसनी जो होती है वो उसकी जो आंतरिक सतह होती है, ये श्वसनी है मान लो, और इसके अंदर वाली जो लेयर है वो क्या हो जाती है, सूज जाती है। सूजने का रीजन होता है जो धूम्रपान होता है, जो हम सिगरेट वगैरह पीते हैं, सिगरेट का जो धुआं होता है उसके अंदर हानिकारक रसायन होते हैं, उन रसायनों के कारण जो श्वसनी होती है, श्वसनी की आंतरिक भित्ति में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इस सूजन की वजह से वही श्लेष्मा का स्त्रवण होना शुरू हो जाता है, प्लस सांस खांसी आती है, हल्का हरा पीला जो मतलब कफ होता है वैसा कफ निकलता है व्यक्ति को, ठीक है। तो सांस लेने में तकलीफ होती है, ये सारी जो लक्षण होते हैं वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वातस्फीति, एम्फाइसीमा इसको कहते हैं। वातस्फीति जो होती है उसमें क्या होता है, देखो हम लोगों ने जो पुपिका की स्ट्रक्चर देखी थी, ये पुपिका जो इसमें ये इस तरीके से वायु कोश होता है, और यहाँ पर
इसके बाहर ये रक्त केशिका होती है ना, और ये कुपिका कोशिका होती है। ये मिलकर एक लेयर बनाते हैं जिसे हम श्वसन सतह कहते हैं। श्वसन सतह कहते हैं। इस श्वसन सतह में छिद्र होते हैं जिसकी वजह से गैस क्या करती है, आती है, आदान प्रदान होता है गैसेस का, मतलब CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। किसकी वजह से? श्वसन सतह की वजह से। लेकिन क्या होता है, वात स्फीति के अंदर जब व्यक्ति अत्यधिक धूम्रपान करता है तो उसमें उपस्थित रसायनों के कारण क्या होता है, ये जो श्वसन सतह है इसकी जो मोटाई होती है, ये जो श्वसन सतह है इसकी मोटाई तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अब ये पतला हो गया तो किसकी मात्रा बढ़ गई, ये जो यहाँ जो एरिया जिसमें वायु उपस्थित है उसकी मात्रा बढ़ गई, तो वायु क्षेत्र तो बड़ा हो जाता है और श्वसन सतह क्या हो जाती है, घट जाती है। बात समझ में आ रही है? श्वसन सतह वो सतह है जिससे गैस का क्या होता है, आदान प्रदान, इसमें छिद्र होते हैं उसकी वजह से। और ये श्वसन सतह बनती है किसकी वजह से? श्वसन सतह हमारी बनती है जो कुपिका कोशिका होती है उसके चारों उपस्थित केशिका जाल और कुपिका कोशिकाओं की वजह से। ठीक है, और ये जो कोश होता है, ये वायु यहाँ पर जो कुपिका होती है उससे लाई जाने वाली जो वायु होती है वो यहाँ आती है। तो जैसे ही व्यक्ति ज्यादा धूम्रपान करता है तो उसमें आने वाले जो हानिकारक जो रसायन होते हैं उसकी वजह से ये श्वसन सतह की मोटाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसे पतली हो जाती है। तो ये जो वायु क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और संयोजी उत्तक जो होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है फेफड़ों के अंदर। किसकी मात्रा? संयोजी उत्तक की मात्रा। इसकी वजह से संयोजी उत्तक की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जो फेफड़े हैं उनका जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है। अब लचीलापन कम हो जाता है उसकी वजह से जब भी हम उच्च वसन करते हैं, मतलब जब भी हम सांस को वापस बाहर छोड़ते हैं, है ना, वायु को सांस को वापस छोड़ते हैं, जब भी हम उच्च वसन करते हैं तो वायु फिर भी अंदर रह जाती है, मतलब कंप्लीट वायु क्या होती है, बाहर नहीं निकल पाती। ये रोग जो होता है वातस्फीति कहलाता है। इसकी वजह से जो है वायु पूरी तरह से उच्च वसन के अंदर बाहर नहीं निकल पाती, तो हम प्रॉपर जो सांस है वो नहीं ले पाते हैं। तो ये वातस्फीति या एम्फाइसीमा होता है। फिर आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा फेफड़े को क्या कर दिया जाता है, संक्रमित कर दिया जाता है। वायु के माध्यम फेफड़ों में जो प्रवेश करती है वायु, उसके साथ जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु जो होता है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है। और जो वायु कुपिकाएं होती हैं उसके अंदर श्लेष्मा क्या होती है, वो भर जाती है, प्लस WBC जो होती है, मृत श्वेताणु जो होती है वो भर जाती है। किसके अंदर? जो वायु कुपिकाएं होती है उनके अंदर। वायु कुपिकाओं के अंदर क्या भर जाता है, इस जीवाणु के इन्फेक्शन के कारण जो मृत WBC होती है वो भर जाती है, श्लेष्मा भर जाती है। इस अत्यधिक अगर वायु कुपिकाएं ही है, ये वायु कुपिकाएं हैं, ये सब भर गई है मृत WBC और किससे, जो श्लेष्मा होती है उससे, तो क्या होगा, सांस प्रॉपर्ली ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, वायु अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। तो ये होता है न्यूमोनिया। फिर आता है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर में देखो, ये जो श्वसनी होती है, श्वसनी के जो उपकला उत्तक होते हैं उसमें क्या होता है, अनियंत्रित विभाजन होना शुरू हो जाता है। ये अनियंत्रित विभाजन किसकी वजह से शुरू होता है? कोई भी व्यक्ति जो धूम्रपान करता है ना, धूम्रपान करने की वजह से जो सिगरेट पीता है उस धुएं के अंदर क्या होते हैं, हानिकारक रसायन होते हैं। अब वो जो रसायन होते हैं वो क्या करते हैं, कैंसर का एक जीन माना जाता है मनुष्यों में जिसको कहा जाता है ऑन्कोजीन, है ना, वो ऑन्कोजीन सक्रिय हो जाता है और जीन के सक्रिय होने की वजह से क्या होता है, कोशिकाएं अनियमित विभाजन करना शुरू कर देती। कैंसर का मतलब ही होता है कि एक कोशिका है वो कंटिन्यू क्या करती है, विभाजित होना शुरू कर देती है और गांठ बना लेती है ना, तो ये कैंसर होता है। तो सेम वही होता है कि जो श्वसनी होती है उसके अंदर अगर हानिकारक धुआं जा रहा है तो उसके अंदर उपस्थित जो रसायन होते हैं उन रसायनों की वजह से ये श्वसनी का जो उपकला उत्तक है ना, बाहर वाली लेयर है उत्तक की, उसमें उसकी कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होता है, लेकिन कैसा, अनियमित विभाजन होता है, कंटिन्यू होता रहता है अनियमित विभाजन। तो इससे क्या होता है, कैंसर की सिचुएशन आ जाती है। फिर आता है सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस जो है
वो मजदूर लोगों में होता है। ऐसे मजदूर जो कि जो सिलिका होती है या एस्बेस्टोसिस जो होता है ना, एस्बेस्टोस सॉरी, है ना, उस एस्बेस्टोस या सिलिका की खदानें जो होती है वहां पर जो मजदूर काम करते हैं, तो वहां जब मजदूर खुदाई का काम करते हैं खदान के अंदर, तो जब वो सांस लेते हैं तो सिलिका क्या होती है उनके शरीर के अंदर चली जाती है, जो सांस लेने वाली वायु होती है उसके साथ, और वहां जाने के बाद क्या करते हैं, फेफड़ों को इन्फेक्ट करते हैं, और फेफड़ों का जो ये जैसे सपोज फेफड़ा है, तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्सा, फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में जो उत्तक होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, और तंतुओं का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तंतुओं का निर्माण होता है। इन तंतुओं को हम क्या कहते हैं, फाइब्रोसिस कहते हैं। तो फेफड़ों के ऊपरी जो भाग होते हैं उसके अंदर तंतुओं का निर्माण होता है, ये तंतु फाइब्रोसिस कहलाते हैं, और इनकी उपस्थिति की वजह से फेफड़ों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो ये हमारा रोग होता है सिलिकोसिस। समझ आ गया? तो ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये सारे रोग हो गए, और जितनी भी चीजें हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत थी वो हम लोगों ने पढ़ ली है। अभी हम लोग हमारी बुक का कोई न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।